हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर की। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। आज की वीडियो जो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, आपका जो सब्जेक्ट है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं समकालीन भारत और शिक्षा। लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मेनली जो मैं टारगेट कर रहा हूँ वो आगरा यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये जो सब्जेक्ट है वो सभी में कॉमन है बीएड फर्स्ट ईयर के। और आगरा यूनिवर्सिटी की जो बात करता हूँ तो आगरा यूनिवर्सिटी में ये जो सब्जेक्ट आपका आता है, यानी कि इसका जो पेपर कोड आपका होता है वो होता है आपका BD10। ठीक है, BD102। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, वैसे मैं चाहता हूँ तो शॉर्ट भी करा सकता था, बट मैं सारे क्वेश्चन डिटेल्स में कराऊंगा। ठीक है, ताकि यानी कि दीर्घ उत्तरी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, यानी कि सब के सब लेंथी रहेंगे, क्योंकि आप डिटेल जो अगर अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी सब तो ईजिली हो ही जाएगा। ठीक है, पे जो आपका क्वेश्चन है, या सबसे पहले मैं बात करूंगा लास्ट वीडियो में। वैसे जो लोग लास्ट वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लास्ट वीडियो में मैंने जो उद्देश्य थे वो कंप्लीट करवा दिए थे। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है आपके। तो क्वेश्चन आपके कई तरीके से बन सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, तब भी आपको यही आंसर देना होगा। वैदिक कालीन शिक्षा की क्या उद्देश्य है, वैदिक काल की शिक्षा के पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए, और वैदिक काल की शिक्षा के उद्देश्य व सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके किसी भी तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, बट आंसर वैदिक काल से जो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि विशेषताएं क्या, उद्देश्य क्या है, वर्णन कीजिए उस चीज का, या क्या सिद्धांत वगैरह थे उनका वर्णन कीजिए, तो आपको आंसर यही देना होगा। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। और फर्स्ट यूनिट की जो अगर बात करता हूँ, भारतीय समाज एवं उसका, ठीक है, स्त्रीकरण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और तो लास्ट वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें बताई दी थी, और वैदिक काल के उद्देश्य हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो वैदिक काल के उद्देश्य जो है आप लास्ट वीडियो जाकर देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो, उसमें चीज़ें बताई हैं। और आज मैं बात करूंगा इसकी विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पे आ चुके हैं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। तो वैदिक कालीन शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी, और या फिर क्या उसके सिद्धांत थे उसके बारे में, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वैदिक पीरियड बोलते हैं। इसी के साथ गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, उन सभी के लिए क्रैश कोर्स जो है वो हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। हमारा चलिए नंबर है वो है 9897971587। ठीक है, तो यहाँ से आप जाके चीज़ें कर सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो अगर आपको ये PDF यानी कि जितना ये फ्री कंटेंट है, वो आपको टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, साथ ही साथ इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक पेज के थ्रू आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बट जो चीज़ें पेड है उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा। और जो गाइस हमारा जो कोर्स है ना, वो इतना सस्ता है कि कोई बंदा इजीली उसको परचेस कर सकता है। बाकी जो अगर मैं कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान कम देता हूँ। और जो अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बात करने वाला था वो बात करने वाला था कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या सिद्धांत हैं वैदिक काल के टाइम पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट हमने लिया हुआ है कि वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो संस्कार, वैदिक काल के प्रमुख रूप के 3 प्रकार के संस्कार, यानी कि वैदिक काल में 3 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। कौन कौन सी? विद्यारंभ संस्कार, दूसरा जो है वो उपनयन संस्कार बताया गया, तीसरा जो है समावर्तन संस्कार बताया गया। अब तीनों संस्कार को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी के साथ गाइस, वीडियो जो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ये PDF आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगी। ओके, और अभी तक जो अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी आपकी एग्जाम रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल अपडेट आती है, सारी की सारी अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाती है। बाकी आपका कोई डाउट रहता तो वहाँ पे डाउट भी क्लियर हो जाता है। बाकी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे हैं जो जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, कह सकता हूँ कि बीएड फर्स्ट ईयर के, तो कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर हमने एडमिशन तो ले लिया बट हमने कॉलेज कभी गए नहीं, एग्जाम भी होने वाले हैं, और इनफैक्ट उन्हें ये भी नहीं मालूम उनके पास कौन कौन सब्जेक्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका ऑफिशियली नंबर है हमारा 9897971587। ठीक है, तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे आपके कौन कौन सब्जेक्ट रहेंगे। बस थोड़ा सा जो इशू रहता है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में रहता है। ठीक है, बट वो भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, बाकी जो अगर मैं कहूँ टोटल जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा 9 सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं। ठीक है, और नॉर्मली जो अगर बात करता हूँ तो 7 सब्जेक्ट रहते हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल रहते हैं। तो 7 सब्जेक्ट सभी के कॉमन रहते हैं, 2 सब्जेक्ट अलग अलग रहते हैं। यानी कोई साइंस साइड का है, साइंस साइड में बायो से, कोई मैथ से। ठीक है,
ऐसे ही हिस्ट्री है, किसी के पास सिविक्स है, किसी के पास पॉलिटी है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी के पास इंग्लिश है, किसी के पास हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इसकी। तो विद्यारंभ संस्कार, तो इस संस्कार में गाइस यहाँ पे क्या होता था, तो यह संस्कार उस समय होता था जब बालक शिक्षा ग्रहण करना आरंभ करता है, यानी जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करना शुरुआत करता था उसकी, ठीक है। सर्वप्रथम से छात्र को सरस्वती विनायक की उपासना करनी पड़ती थी, ठीक है। फिर गुरु उसे ओम का उच्चारण करवाता था और अक्षर ज्ञान करवाता था। यह संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में होता था, यानी 5 वर्ष की अवस्था में होता था। प्रारंभिक शिक्षा घर पे मिलती थी, यानी कि कह सकते हैं कि 0 से लेकर 5 वर्ष तक घर पे, यानी कि माता पिता ही उसको शिक्षा देते थे। फिर 5 वर्ष के बाद में यहाँ पे आता, तो यानी कि विद्या आरंभ संस्कार जो है वो आप कह सकते हैं कि 5 वर्ष के बाद में प्रारंभ होता था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं उपनयन संस्कार। तो इसमें क्या होता है, उपनयन संस्कार, उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना, ठीक है, अर्थात छात्र को गुरु के पास ले जाना, ठीक है। इस संस्कार के पश्चात बालक को ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी कि ब्रह्मचर्य का जो पाठ करते हैं बोलते हैं ना, ठीक है। आगे बात करते हैं ब्राह्मणों का उपनयन 8 वर्ष, जो ब्राह्मण होते थे, ठीक है, उनका उपनयन 8 वर्ष। जो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो हमने आपको कि जो विशेष उद्देश्य जो बताए हैं, उद्देश्य में ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, किस तरीके। तो ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों का उपनयन जो है वो 8 वर्ष में, फिर क्षत्रियों का 11 वर्ष में होता था, वैश्य का 12 वर्ष में होता था, इस तरीके से। उसमें मैंने डिटेल में आपको समझाया है कि ब्राह्मण जो है वो कौन होते थे, क्षत्रिय कौन होते थे, वैश्य का क्या काम होता था, और इसके बाद में शूद्र आते हैं, उनका क्या काम होता था, और उस टाइम पे शूद्र को शिक्षा नहीं दी जाती थी, ये भी चीज़ थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, मनु के उपनयन संस्कार की अधिकतम आयु भी निर्धारित की गई थी, एक मैक्सिमम आयु भी रखी गई थी कि इस टाइम तक। तो ब्राह्मण का 16 वर्ष, यानी कि 8 से 16 वर्ष तक, क्षत्रिय जो है कह सकते हैं हम कि 11 से 22 वर्ष तक जाते थे, वैश्य जो है वो आपके 12 से 24 वर्ष तक जाते थे। तो याद करने का सिंपल तरीका डबल डबल हो रहा है, ठीक है, 8 to 16। तो यहाँ पे जो आप याद कर सकते हैं 8 into 2, ठीक है। और ऐसे ही जो अगर मैं बात करता हूँ वैश्य की, तो वैश्य में 12 से आपका 22, सॉरी बात करते हैं अभी क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय आपका 11 से आता था, तो यहाँ पे 11 into 2 कर देंगे, तो यहाँ से आपका यानी कि डबल रहती थी, ठीक है। उसके अंदर वैश्य की बात करते हैं, तो वैश्य 12 into 2 यानी कि आपका हो जाएगा 20। तो इस तरीके से थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्चुअली में आपके एग्जाम में क्या होता है, आपको लिखना पड़ेगा, तो चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा, तो चीज़ों को रिलेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें रहेंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, जिनका उपनयन संस्कार नहीं होता था उन्हें दीना, यानी कि उन्हें दीन माना जाता था, उपनयन संस्कार अनिवार्य था, ये कंपलसरी था। आगे बढ़ते हैं और थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं, इसमें बात करेंगे समावर्तक या समावर्तन संस्कार, ठीक है। तो समावर्तन का शाब्दिक अर्थ, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है, यह संस्कार उस समय होता था जब छात्र अपनी शिक्षा समाप्त करता था, खत्म होने पे आती है शिक्षा, ठीक है। यह संस्कार 25 वर्ष के समाप्त किया था, यानी कि 25 वर्ष का जब बच्चा हो जाता था, ठीक है, बच्चा नहीं युवा बोलेंगे इस टाइम पे, तो जब युवा हो जाता था तो उस टाइम पे जो शिक्षा होती थी उसकी खत्म हो जाती थी। अब यहाँ से जो है गृहस्थ जीवन भी स्टार्ट होता है, यानी कि उसको हम आगे बात करेंगे। उस समय छात्र को स्नातक कहा जाता था, इसके बाद वह गुरु को दान देता था, यानी कि जो भी गुरु दक्षिणा जिसको कहते हैं, ठीक है, गुरु उसे उपदेश देता था, तथा फिर छात्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, यानी कि अब इसके बाद में छात्र जो है वो कहाँ जाएगा, शादी वगैरह करे, यानी कि अपना ग्रह बसाएगा, वो कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस आपसे जो अगर हम चाहें तो बस एक ही चीज़ मांगते हैं कि जो अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए करें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा शिक्षा संस्थाएं। तो शिक्षा संस्था में किस तरह कौन कौन शिक्षाएं होती थी उस टाइम पे, उसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो बात करते हैं, छात्र की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही होती थी, वही बात करी गई, ठीक है। छात्र का गुरुकुल में उपनयन संस्कार होता था और उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाता था, यानी बाहर किस तरीके से बर्ताव करना है, लोग समाज में आपको क्या रोल है, किस तरीके से करना है, वही सारी चीज़, ठीक है। औपचारिक शिक्षा आश्रमों में होती थी, ये आश्रम विद्यालयों की भांति होते हैं, यानी कि जो आज के टाइम पे स्कूल है या विद्यालय है उस टाइम पे उसको आश्रम बोला जाता है, ठीक है। गुरु को व्यक्तिगत रूप से छात्रों पर ध्यान देना होता था, यानी कि पर्सनली एक एक व्यक्ति पे यानी एक एक छात्र पे गुरु ध्यान देता था उस टाइम, बट आज के टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं रही। आज के टाइम पे जो स्कूल है या कॉलेजेस हैं वो एक तरीके से बिजनेस बन चुका है, व्यापार जिसे कह सकते हैं, ठीक है। बट
उस टाइम पे चीजें नहीं होती थी ऐसे। तो गुरु ही छात्र के खान पान तथा वस्त्र की व्यवस्था करता था, यानी कि सारी चीजें गुरु ही करता था, माता पिता का कोई, माता पिता बस उस टाइम छोड़ देते थे, बाकी सब कुछ गुरु ही करता था। और गुरु भी उसको इस तरीके से कि जो माता पिता आते थे, जो लोग होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे उस टाइम पे, वो लोग जाते थे यहाँ पे, सारी चीजें उनकी मदद करते थे, सारी चीजें, ठीक है। आश्रम शहर से दूर शांत एक रमणीय स्थान पर होते थे। गुरुकुलों में प्रतिकूल व्यवहार पाए जाने पर छात्रों को वहां से निकाल दिया जाता था, यानी कि कुछ गलत व्यवहार करते तो छात्रों को निकाल भी दिया जाता है, निकासित भी कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका शिक्षा संस्थान। आगे बात करते हैं, अब आएगा गुरुकुल, फिर हम गुरुग्रह की बात करेंगे, फिर परिषद की बात करेंगे, फिर चरण की बात करेंगे, फिर चरक अथवा परिव्राजक, ठीक है, फिर वैदिक विद्यालय। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं गुरुकुल। तो गुरुकुल किस तरीके से कैसे क्या था उसको थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं गुरुकुल की, तो ये ऐसे विद्यालय थे जिनमें विद्यालयों को या विद्यालयों में प्रवेश उपनयन संस्कार के बाद ही होता था, ठीक है। इन गुरुकुलों में एक ही आचार्य के अधीन अपने शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे, यानी कि एक ही टीचर रहता था, वो सारी शिक्षा देता था। गुरुकुलों के पोषण के लिए राजा उसके गांव लगा देते थे के लिए, यानी कि गांव वगैरह वाले थे, जो राजा वगैरह थे, वो लोग वहाँ पे गांव छोटे से बसा देते थे और उस तरीके से सारी चीजें होती थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, गुरुकुलों को ना तो कोई कर देना पड़ता था और ना उन पर राज्य का कोई प्रतिबंध अथवा हस्तक्षेप होता था। ऐसी बस्ती ब्रह्मपुरी कहलाती थी। तो ऐसे, यानी कि इस चीज को थोड़ा समझिएगा कि गुरुकुल जो होता था, ठीक है, आश्रम वगैरह बना लेते थे, आश्रम वगैरह बनाने के बाद में जो एक छोटा सा गांव बसा लेते थे, पूरा का पूरा, जो एक जंगल में रहता था, एक ऐसी शांत जगह में रहता था, ठीक है। और उसी बस्ती को, यानी कि जहाँ पे गुरुकुल्स होते थे सिर्फ और सिर्फ, उसी बस्ती को क्या कहते थे, ब्रह्मपुरी कहते थे। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लिखने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और गुरुग्रह, तो गुरुग्रह क्या होता है, अनेक विद्वानों ने अनेक तीर्थ स्थानों तथा शहरों में अपने ही घर में विद्या केंद्र खोल रखे हैं, ठीक है, जैसे काशी, कांची, तक्षशिला, तंजौर, पाटलिपुत्र, नासिक, ठीक है, ऐसे ही मिथिली में ऐसे अनेक गुरुग्रह स्थापित हो गए, यानी कि ये अब जो है वो स्थापित हो गए, ठीक है। जैसे आप इलाहाबाद में आते हैं तो इलाहाबाद में भी जो शिक्षा वगैरह दी जाती है गुरुकुलों में, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं। और परिषद क्या होता था, परिषद को थोड़ा सा देखते हैं। परिषद की बात करते हैं, इसमें आधुनिक विश्वविद्यालयों, जो अभी एक जो विश्वविद्यालय उनकी बात करी गई है, कि अनुरूप वैदिक काल में परिषदों की स्थापना हुई। परिषद का अर्थ क्या था, यानी क्या मतलब होता था परिषद का, तो परिषद को कह सकते हैं विद्वान ब्राह्मण की सभी इन सभा में सामान्यता 10 सदस्य होते थे, इसमें मिनिमम 10 सदस्य होते थे। 4 सदस्य वेद के पूर्ण ज्ञाता, 3 धर्मशास्त्र के पंडित और शेष तीन में से एक ब्राह्मण, एक गृहस्थ और एक वानप्रस्थ होता था। इस इतने होते थे, ठीक है। परिषद की बैठक समय समय पर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाई जाती थी। राजा प्रजा दोनों को ही इन परिषदों का निर्णय मानना होता था, यानी कि जैसे इसको समझिएगा थोड़ा सा इस तरीके से कि इस टाइम पे जैसे हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, ऐसे उस टाइम पे ही परिषद होती थी, जिसमें टोटल जो है वो 10 सदस्य होते थे, ठीक है। जिसमें से 4 सदस्य जो होते थे वेद, जिनको वेद की बहुत बढ़िया नॉलेज होती है, मतलब कुछ भी पूछ लो कहीं से भी, ठीक है। 3 धर्म के पंडित होते हैं, यानी कि जिनको धर्म के बारे में नॉलेज होती थी, ज्ञान होता था। बाकी के बचते हुए जो बाकी के बचे हुए 3 लोग, एक ब्रह्मचारी यानी कि एक गृहस्थ जिसको घर की जानकारी थी, एक वानप्रस्थ जिसको बाहर की थोड़ी जानकारी थी, ठीक है। और ये सारी, अब इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल होते, तो इसमें सामाजिक सभी लोग शामिल होते थे, सामाजिक भी, धार्मिक भी, राजनीतिक भी, हर तरीके के, ठीक है। तो परिषद जो है वो आपकी ये थी। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, चरण। चरण क्या था, तो अगर पहली बार पढ़ रहे हो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट 2-3 बार वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे पीडीएफ वगैरह, तो चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चरण क्या है, समय के परिवर्तन के साथ साथ वेदों के मूल रूपों में परिवर्तन उपस्थित होने लगा, ठीक है। वेदों की विभिन्न आकृति अथवा स्वरूप को कालांतर में शाखाश नाम से पुकारा जाने लगा। शाखा विशेषण का अध्ययन
या अध्यापन जिस संस्था में किया जाता था उसे चरण कहते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, परिभाषा छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं, चाहे तो 2 दिन में पढ़ेंगे तो आराम से समझ में जाएगा। ठीक है, तो चरण जो अगर मैं कहना चाहूँ तो क्या होता है, उस टाइम जो समय का जो परिवर्तन होता, चीज़ों में जिस तरीके से चेंजेस होता था, ठीक है, वही सारी चीज़ें इसमें आ जाती, तरीके से कह सकते हैं। चरक अथवा परिव्राजक, चरक अथवा परिव्राजक क्या था, तो नियमित शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त वैदिक काल में जिज्ञासु छात्रों की जिज्ञासा पूरी करने के उद्देश्य से परिव्राजक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए ज्ञान को प्रसार करते थे। ठीक है, इनको चरक अथवा परिव्राजक कार्य कहा जाता था। कह सकते हैं जो लोग इधर से उधर घूमते रहते थे और चीज़ों में बताते थे कि इसको इस तरीके से करो, मतलब जगह की जानकारी होती थी, यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है, यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है, तो वही सारी चीज़, यानी कि उसके बारे में उद्देश्य, तो वही बात करी गई है। ठीक है, वैदिक काल में जिज्ञासु छात्रों की जिज्ञासा पूरी करने के लिए उद्देश्य के परिव्राजक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए रहते थे। जैसे मान लो अभी हम इलाहाबाद से नासिक चले जाए, नासिक से उत्तराखंड चले जाए, फिर मसूरी चले जाए, जम्मू कश्मीर, तो जगह जगह घूमते रहेंगे तो जगह जगह कल्चर अलग है, सारी चीज़ें अलग है, तो वही चीज़ बात करें, यानी कि जिन लोगों में इस तरीके की जिज्ञासा होती थी उनको भेज देते थे या इनको इस तरीके से कराया, तो यही तो जो चरक था जिसको परिव्राजक कहा, तो यही था हमारा। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और उस चीज़ के बारे में जानना कि वो है। वैदिक विद्यालय, तो वैदिक विद्यालय क्या होते थे, ये तो मेरे ख्याल शब्द से समझ गया। वैदिक काल में वेदों की रचना के पश्चात उनका अध्ययन कराने के लिए वैदिक स्कूलों की स्थापना की गई थी। इनमें 3 प्रकार के विद्यालय, यानी कि वेदाध्ययन करते थे। जैसे एक हो गया आपका अल्प, फिर प्राग, मध्य प्राग तथा महाप्राग। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी वैदिक विद्यालय। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को और देखते हैं। अब बात करी गई है तीसरा पॉइंट, यानी कि शिक्षा का अर्थ। तो अभी तक जो आपका चल रहा था, सेकंड पॉइंट चल रहा था, यानी कि शिक्षा की संस्थाएं। तो ये सारी आपकी शिक्षा की संस्थाएं थी, इस तरीके से लोगों को पढ़ाते थे, गुरुकुल में, परिषद में, चरण में। ठीक है, तो ये सारी चीजें। थर्ड पॉइंट है शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा का अर्थ क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शिक्षा का अर्थ मेरे ख्याल शब्द से समझ गए। वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ आजकल की तरह 2 प्रकार से लगाया जाता है, सकुचित और व्यापक। सकुचित अर्थ में शिक्षा का औपचारिक प्रक्रिया थी, ठीक है, जिसको बालक अपने प्रारंभिक जीवन में कुछ वर्षों तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य जीवन, यानी कि जो सबसे पहले ब्रह्मचर्य जीवन जो व्यतीत करता था उसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, देन बात करते हैं अपने गुरु से प्राप्त करता था, जो गुरु शिक्षा वगैरह देते थे उसके बारे में बात करी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया थी जो मनुष्य को, ठीक है, उन्नत बनाती थी, थोड़ा सा चेंज करती थी उनके बारे में, मतलब किस तरीके से आपको आगे अपनी लाइफ काटनी है। ठीक है, दोनों अर्थों में शिक्षा को जीवन की विभिन्न क्षेत्रों में पथ प्रदर्शन करने वाला प्रकाश का स्रोत माना जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति का समन्वित विकास संभव है। जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक इंसान का विकास नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने मालूम होगा कि जब इंसान पढ़ लिखा हो, जब पढ़ लिख गए उसके बाद में ही आज के टाइम पे हम लोग भेदभाव चीज़ों में नहीं करते। ना पहले या गाँव में आज भी चले जाओ तो वहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा भेदभाव है, यानी कि जात पात का है, ठीक है, फिर धर्म से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें वही बात करेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, शिक्षा का उद्देश्य। अब शिक्षा के उद्देश्य का है, 2 शब्दों में समझिएगा कि शिक्षा के उद्देश्य देश व काल के अनुसार स्थिर किए गए, यानी कि जब आप दूसरे देश जाएंगे तो वहाँ पे उस शिक्षा का उद्देश्य कुछ और होगा, उसको कहने का मतलब कुछ और होगा। ठीक है, और आप भारत में हैं तो यहाँ पे उस चीज़ का कहने का मतलब एक कुछ और है, लेकिन ओवरऑल को जो अगर मिलाया जाए तो फाइनली जो निकलता है, यानी कि किस तरीके से आपको जीवन जीना है, मेन चीज़ वही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य देश व काल के अनुसार स्थिर किए गए हैं। वे स्थिर चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व समानता विकास, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा कुशल सामाजिक कुशलता, नागरिक तथा सामाजिक दायित्वों का पालन करना की योग्यताएं का विकास किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की। तो शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए उसके बारे में बात की गई है। तो हम कह सकते हैं शिक्षा व्यवस्था, वैदिक कालीन शिक्षा प्राप्त के 2 पहलू थे। कौन कौन से थे? प्राथमिक, ठीक है, तथा गुरुकुल प्रणाली। प्राथमिक शिक्षा घर से परिजनों, यानी कि जो 5 वर्ष से पहले बच्चों को दी जाती है उसके बारे में बात करिए। प्राथमिक शिक्षा घरों में परिवारजनों द्वारा दी जाती थी, यानी कि घर पे चाचा ताऊ दादा दादी। ठीक है, तो उसको प्राथमिक शिक्षा बोल देते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि पाठ्यक्रम में भाषा
व्याकरण, गणित, छंद शास्त्र का प्रारंभिक ज्ञान दिया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपरांत बालक गुरुकुल में प्रवेश करता था। ठीक है, अब बात करेंगे गुरुकुल में प्रवेश कब करता था। ठीक है, तो 8 से 9 वर्ष की अवस्था तक प्रारंभ शिक्षा प्राप्त कर लेता था। ठीक है, उपरांत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण का बालक गुरुकुल में प्रवेश करता था। यानी कि सिर्फ 3 ही लोग करते थे। कौन से? ब्राह्मण करते थे, क्षत्रिय करते थे, वैश्य करते थे। शूद्र जो है वो नहीं करते थे। महाभारत में आप लोगों ने जो, अगर मैं बात करता हूँ कर्ण की, तो नाम सुना होगा। तो कर्ण वैसे थे तो क्या? क्षत्रिय, बट जो पोषण हुआ था उनका वो शूद्र में हुआ था। इसी वजह से उनको शिक्षा वगैरह नहीं दी थी। जो अगर महाभारत की अभी जो नॉलेज होगा तो आप समझ गए उन चीज़ों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। आगे बात करते हैं। गुरुकुल नगर से दूर शांत, वही बात करी गई है। ठीक है, शांत समय वातावरण में एकांत स्थान पर बनाए जाते थे। गुरुकुल में प्रवेश करते समय जो संस्कार था उसको उपनयन संस्कार कहते थे। ठीक है, उपनयन का अर्थ क्या होता है ये बात करी गई। गुरु के समीप छात्र को ले जाना। बालक गुरुजी से प्रार्थना करता था, मैं ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करने आपके पास आया हूँ। ठीक है, मुझे ब्रह्मचारी बनने दो। गुरुजी पूछते, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? बालक उत्तर देता, आपका। इस प्रकार अभिभावकों द्वारा छात्रों को गुरु को समर्पित कर दिया जाता था। अब गुरु कुछ भी करे। ठीक है, उपनयन संस्कार से पूर्व पूर्व बालक शूद्र कहलाता था। ठीक है, और उपनयन संस्कार के बाद उसको ध्वजिस कहते थे। इस संस्कार के बाद बालक विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विद्यालय प्रारंभ करने की आयु। विद्यालय प्रारंभ करने की आयु क्या थी? विद्यालय विद्या अध्ययन प्रारंभ करने की आयु, तो विद्या अध्ययन किस अवस्था में प्रारंभ होनी चाहिए? ठीक है, इस संबंध में हिंदू शास्त्रों में मतभेद है, अलग अलग चीजें बताई गई हैं। ठीक है, यज्ञ विकल्प के अनुसार किसी भी सुविधापूर्ण समय पर उपनयन संस्कार कराया जाता था, परंतु इस बात का परामर्श दिया गया है कि ब्राह्मण के 5 वर्ष, क्षत्रिय के 6 वर्ष और वैश्य के 8 वर्ष में विद्यालय शुरू करना शुरू कर देते। यानी जो क्षत्रिय होते थे वो 5 वर्ष के बाद में शुरू कर देते थे, कराया जाता था। और ब्राह्मण जो होते थे 5 वर्ष के बाद, क्षत्रिय जो होते थे 6 वर्ष के बाद में, और वैश्य जो होते थे वो 8 वर्ष के बाद में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। कब तक चलता था इसका डबल, जैसे जो अगर आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। कुछ विद्वानों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य विद्यार्थियों का क्रमशः 8, 11 तथा 12 वर्ष का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। इस प्रकार जैसे अलग अलग राइटर हैं तो उन्होंने अलग अलग चीजें लिखी हैं, तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार वर्गों की विभिन्नता के आधार पर विद्यालय प्रारंभ की आयु 8 से 12 वर्ष के बीच मानी गई है। कि नॉर्मल आयु जो मानी गई है वो 8 से 12 वर्ष के बीच, यानी इस टाइम पे बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। प्रवेश आचरण के आधार पर होता था, किस तरीके से उसका आचरण है उसके आधार पर होता था प्रवेश। सभी को नहीं प्रवेश लेते थे, ये भी चीज थी इसमें। ठीक है, बात करते हैं अध्ययन काल। अध्ययन काल का साधारण अवधि जो 12 वर्ष थी। ठीक है, 24 से 25 वर्ष की आयु तक विद्या अध्ययन पूरी कर लिया जाता था, यानी कि खत्म हो जाती थी इसके अंदर। फिर यहाँ से गृहस्थ जीवन शुरू होता था। ये छात्र गृहस्थ आरंभ में प्रवेश करने योग हो जाता था, यानी शादी आदि करने के योग हो जाता था। ऐसे विद्यार्थी स्नातक कहलाते थे, यानी कि स्नातक, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना 12th पास हो गया, स्नातक पास हो गया, तो वही चीज हिंदी में कही। ठीक है, विद्यार्थी की प्रतिभा, रुचि और क्षमता के अनुसार अथवा पाठ विषयों के आधार पर अध्ययन काल की अवधि बढ़ाई जा सकती थी। यानी कि जैसे रुचि के अनुसार, यानी उसको और ज्यादा पढ़ना चाहता है तो आगे और पढ़ सकता है। ये सारी चीजें थी। जैसे आज के टाइम पे ग्रेजुएशन आपका इंटर हो गया, उसके आगे आप पढ़ना चाहे तो ठीक है, ग्रेजुएशन करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहे कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहे तो ठीक है, वरना वहीं पे इंसान पहुंच जाता है। उसके आगे पढ़ना चाहे तो इंसान पीएचडी करता था, वही चीजें उस टाइम पे भी थी। ठीक है, सामान्यतः एक वेद का अध्ययन 12 वर्ष में पूरा होता था, यानी कि ये सारी चीजें होने के बाद में फिर वेदों की कहानी शुरू होती थी। तो एक वेद जो है वो 12 वर्ष में पूरा होता था। 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को वसु, यानी कि 36 वर्ष पढ़ने वालों को, यानी कि 24 वर्ष तक जो पढ़ता था उसको हम लोग वसु कहते थे, 36 वर्ष तक पढ़ने वालों को रुद्र कहते थे, और 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को आदित्य कहते थे। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। ये कुछ मेन पॉइंट है। ये चीज आपके जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो उसमें ये पॉइंट जब मेंशन करेंगे तो नंबर बढ़िया मिलेंगे। बाकी राइटिंग जिसकी बढ़िया उसको तो नंबर मिलने। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा
तो निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, कोई भी इसमें फीस नहीं थी, छात्र से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम के जो राजा महाराजा थे वही लोग दान दक्षिणा देके काम चलता था, या जो गांव वाले थे, जो भी अमीर लोग थे उस टाइम पे, वो लोग दक्षिणा वगैरह देते थे। पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो है हम इसमें जो है तो ये आपका खत्म होने वाला है, तो आज इस आंसर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो पाठ्यक्रम जो है, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी गाइस, बट वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बाकी कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पाठ्यक्रम क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा में दो प्रकार के पाठ्यक्रम चालू थे उस टाइम पे। ठीक है, एक संसारिक विषयों और दूसरा आध्यात्मिक विषयों का महत्व देता था। संसारिक विषय जिसको अपरा विद्या के अंतर्गत आते थे। ये विषय जैसे इसमें कौन कौन से आता था, इतिहास, ठीक है, औषधि शास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिषी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, प्रणय शास्त्र, भूगर्भ विद्यालय, रसायन शास्त्र, धनु विद्या और सर्व विद्या और शैल विद्या। आध्यात्मिक विद्या परा के अंतर्गत चारों वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, दर्शन, नीति शास्त्र आदि रखे गए थे। तो यानी कि ये सब के सब पाठ्यक्रम थे, ये सब पढ़ना होता था। ठीक है, तो ये सारी इसमें जो मेन चीज़ है, जैसे बाकी तो खुद से बना के रख सकते हैं, बट ये जो शब्द जब आप लिखेंगे ना तब आंसर में जैसे कहते हैं ना कि एक बल आता है। उपनयन सभी विषयों का छात्रों के लिए पढ़ना अनिवार्य था। उपयुक्त सभी विषयों यानी जितने विषय थे सभी छात्रों को पढ़ाए जाते थे। ठीक है, जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था कठोर होती गई, कुछ निश्चित विषय वर्ण विशेष के छात्रों का अध्ययन करने पड़ते थे। जैसे ब्राह्मण छात्र को धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन और धार्मिक कृत्यों का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य था। इसी प्रकार क्षत्रिय बालकों को सैनिक शिक्षा तथा राजनीतिक और अनिवार्य। अभी बात करते हैं शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि की बात करते हैं, शिक्षण विधि में क्या किस तरीके से सीखते थे चीजों को। ठीक है, अध्यापक छात्रों को मौखिक विधि का सहारा लेकर मनोरंजन ढंग से शिक्षा देते थे। ठीक है, पहले मंत्र के उच्चारण पर विशेष महत्व दिया जाता था, यानी कि उच्चारण बिल्कुल शुद्ध किया जाए। ठीक है, फिर उन मंत्रों की व्याख्या की जाती थी, फिर उन मंत्रों को डिटेल में समझाया जाता था कि एक्चुअली में है क्या। छात्र एकांत में बैठकर पाठ्य पुस्तक का मनन, चिंतन और पुनरावृत्त करते थे और स्वाध्याय लीन रहते थे। वो पढ़ने बैठते तो वो लीन रहते थे। ठीक है, गुरुजन प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, शास्त्रार्थ विधि का सहारा लेते थे, यानी कि दो बच्चों को आपस में खड़ा कर दिया और उनके बीच में आपस शास्त्र, यानी कि आप इनसे क्वेश्चन करो, आप इनसे क्वेश्चन करो, इस तरीके की चीजें होती थी। ठीक है, जिससे बालक में स्मरण, मनन, चिंतन, निर्णय, वक्रता आदि गुणों का विकास हो जाता था। गुरुजी की अनुपस्थिति में बुद्धिमान छात्र द्वारा निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ने की प्रथा थी, यानी कि जो बच्चे थोड़ा सा होशियार थे, जो जल्दी चीजों को सीख गए थे, वो बच्चे जब गुरुजी नहीं होते थे उस टाइम पे वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करते थे। ठीक है, इसको मॉनिटोरियल सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इस काल शिक्षण की निम्न विधियों का प्रयोग भी किया जाने लगा, सरल से कठिन और कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और आगमन से निगमन की विधि की ओर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गुरु शिष्य का संबंध। अब गुरु शिष्य का संबंध किस तरीके से होता था उस टाइम पे। तो गुरु शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत मधुर संबंध होता था या मधुर संबंध रहता था। दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे। शिष्य गुरु की सेवा करता था, गुरु शिष्य के प्रति गुण वात्सल्य भाव रखता था, प्रेम भाव रखता था। जिस प्रकार पिता अपना धन, यश, ज्ञान आदि सब कुछ अपने पुत्र को सौंप देता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को संपूर्ण तप और ज्ञान अर्पित कर देता था। ठीक है, गुरु के प्रति शिष्य निम्नांकित कर्तव्य होते थे और गुरु के प्रति शिष्य के भी कुछ कर्तव्य होते थे। ठीक है, जिनको हमने नीचे डिटेल में बताया गया। ठीक है, अच्छा पालन करता था। तो किस तरीके से क्या क्या चीजें होती थी, यानी कि अब ये जो चीजें करता था ये शिष्य करता था गुरु के लिए। प्रातःकाल सबसे पहले उठकर गुरु की अभिवादन करना, गुरु के स्नान के लिए जल लाना, ज्ञान के लिए समृद्धि एकत्रित करना। ठीक है, सारी समाधि सारी चीजें बनाना। ठीक है, गुरु की गायों का चारा करना, गुरु के लिए भिक्षा मांग कर लाना। ठीक है, गुरु के खेत में काम करना, गुरु ग्रह की अग्नि प्रज्वल करना। ठीक है, गुरु की गृहस्थी के छोटे मोटे सभी कार्य करना, जैसे साफ सफाई करना और सारी जो भी चीजें होती है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, गुरु के प्रत्येक आज्ञा का पालन करना। गुरु कुछ भी कह दे उसका तुरंत पालन, के आदेश का आजीवन पालन करना, यानी गुरु कभी भी मिलेंगे तो तुरंत उसके जो भी वो कहेंगे वो मानेंगे शिष्य, ठीक है। इस तरीके का बाउंडिंग होती थी उस टाइम पे। गुरुदेव भी अपने शिष्य के प्रति पितृव्रत व्यवहार करते थे, यानी कि बिल्कुल पिता के समान गुरु भी व्यवहार करते थे। अपने छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास के प्रति निरंतर सजग रहते थे। पिता के समान ही शिष्य से स्नेह, सहन, रहन सहन की व्यवस्था करते थे। रोगी होने पर उसकी दवा दारू करते थे और उसके दुख को अपना मानकर सारी चीजें करते थे, ठीक है। प्रत्येक समस्या का हल करते थे, जो भी आपको प्रॉब्लम बताओ सारी चीजों का हल करते थे, ठीक है। जैसे हमें कोई समस्या होती है तो हम अपने पिताजी को बताते हैं कि वही सारी चीज। गुरु के समान शिष्य की जिज्ञासा शांत करते, ठीक है। शिष्य से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते, जो भी शिष्य पूछेगा उसको उत्तर देते। शिष्य में अच्छी आदतों का निर्माण करते और बुरी आदतों को छुड़वाते। शिष्य के शिक्षा समाप्त हो जाने पर भावी जीवन की सफलता के लिए उपदेश देते और जीवन पर्यंत उसी कुशलता की कामना करते। आधुनिक काल में गुरु शिष्य के बीच ऐसा संबंध नहीं रह गया। अब जो है गुरु शिष्य के बीच ऐसा संबंध नहीं रह गया, ठीक है। क्योंकि किसी स्कूल में आप किसी टीचर ने मार भी दिया बच्चे को, अगले दिन पेरेंट्स आ गए, तो वही सारी चीजें हैं, ठीक है। कारण कुछ भी हो, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में ये अत्यंत उपयोगी है, जिन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लाने का प्रयास किया जा सकता है। यानी कि इसमें से कुछ चीजें जो है वो लेनी चाहिए। नेक्स्ट 9th पॉइंट है, फिर 10th पॉइंट है और उसके आने फिर ये आपका 9th पॉइंट में जो है वो हमसे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है अनुशासन अथवा विद्यार्थी जीवन को नियंत्रित करने वाले नियम। क्या क्या नियम थे उसके, तो विद्यार्थी पूर्ण ब्रह्मचर्य का जीवन था, ठीक है। ये तो है ही मेन चीज, ठीक है। जिसमें ब्रह्मचारी के रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा आदि नियमों का जागरूक होकर पालन करना पड़ता था, ठीक है। प्रातःकाल उठना, ठीक है, उठकर सूर्योदय प्रार्थना करना, दिन में 3 बार प्रातः, मध्य और सायंकाल पूजा करना, शारीरिक शुद्धता के लिए नित्य प्रति स्नान करना, ठीक है। और वही सारी दिन में केवल 2 बार प्रातः और सायंकाल भोजन करना, मांस, आदुपान, वासी भोजन से बचना, मेखला धारण करना, ठीक है। और शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए मृग और निचले भाग को ढकने के लिए सन के वस्त्र पहनना, शरीर के किसी भी भाग को अलंकृत ना करना, नहीं दिखाना नहीं, ठीक है। और सुगंधित छात्र जूते का प्रयोग करना, केशों को ना बढ़ाना प्रत्येक ब्रह्मचारी का कर्तव्य था, ठीक है। धनी हो या निर्धन, राजपुत्र हो रंक, प्रत्येक विद्यार्थी को गुरुकुल में सादगी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था, यानी बिल्कुल नॉर्मल, सभी समान थे वहाँ पे। गुरुकुल के सभी छात्रों की जीवन शैली एक सी होती थी। ब्रह्मचारी पूरी तरह ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते थे। स्त्री को छूना, उनको रखना वर्जित था। विद्यार्थियों का अर्थ होता था ब्रह्मचारी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 10th पॉइंट की बात करते हैं, विद्यालय प्रबंध का प्रशासन, यानी कि विद्यालय का किस तरह की प्रशासन होता था उसके बारे में बात करी गई है 10th पॉइंट में। विद्यालय प्रबंध और अनुशासन पूरी तरह गुरु अथवा आचार्य के अधीन होते थे। गुरुकुलों में वृक्ष की शीतल छाया के नीचे अध्ययन तथा अध्यापन कार्य चला करता था, यानी एक वृक्ष के नीचे पढ़ाई होती थी, वही सारी चीजें बात करी गई है, ठीक है। किंतु वर्षा के समय गुरुगृह में जिनका आच्छादन की अच्छी व्यवस्था होती थी, अध्यापन किया जाता था। शिक्षा का समय प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक और 2 बजे से शाम 5 या 6 बजे तक रहता था, ठीक है। शिक्षा सत्र 4-5 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का होता था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, संक्रांति, पूर्णमासी और अष्टमी को अनध्यायी यानी कि छुट्टी रहती थी, जो उसको हॉलीडे बोलते हैं आज के टाइम। किसी प्रकार की शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता था। शिक्षा का खर्च गुरु दक्षिणा, जन साधारण द्वारा सहायता या राज्य द्वारा होता था, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे राजगुरुकुलों को दान देते थे, जैसे जो भी चीजें दान वगैरह मिलती थी उसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। प्रकार का प्रतिबंध नहीं किया जाता था। आगे बात करते हैं, शिक्षा संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे, यानी कि सारी की सारी चीजें उसी तरीके से चलती थी। परीक्षा लेने के लिए कोई व्यवस्था ना थी। गुरु को जब विश्वास हो जाता था कि छात्र ने पहले पाठ अच्छी तरह सीख लिया, तभी नया पाठ प्रारंभ किया जाता था। शिक्षा पूरी होने पर विद्यार्थी स्नातक कहलाते थे। शिक्षा की समाप्ति समावर्ती
रो होता था। इसके बाद विद्वानों की सभा में समझ प्रस्तुत किया जाता था और स्नातक उनसे उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते थे। यानी कि किसी भी सभा में ले आते थे, उस सभा में ले आने के बाद में जो विद्वान होते थे उनसे प्रश्न पूछते थे, प्रश्न पूछने के बाद जो अगर वहां पे वो लोग उत्तर सही देते थे तब जाकर उनको माना जाता था कि हाँ ये सारी चीजें इन्हें आ चुकी है, अब ये आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब ये समाज में जा सकते हैं। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में उपाधि वितरण की कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी कोई उपाधि नहीं दिया थी, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य उपाधि प्राप्त करना, बृहत ज्ञान करना था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ ये जो है आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं जो बात करूंगा आपके प्रश्न सेकंड की, जिसमें बौद्ध कालीन शिक्षा की व्यवस्था को उसकी विशेषता यानी क्या क्या व्यवस्था, किस तरीके से हम बौद्ध कालीन को समझ सकते हैं। ठीक है, बौद्ध काल में गुरु शिष्य संबंध का प्रकाश डालिए। अभी वैदिक काल के बारे में हमने पूरा समझ लिया, एक छोटी सी चीज में हमने वैदिक काल को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही बौद्ध कालीन शिक्षा के विकास पर निबंध लिखिए। तो यानी कि ये सारे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा, बट आपको इस तरह आगे से इस तरीके से आंसर देने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ कोई डाउट कोई क्वेरी बचती है तो आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपके सामने है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा और भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय।